जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का तीसरा दिन आज। पुलिस के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी रहेंगे सम्मेलन में उपस्थित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। भारतीय वायुसेना ने पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो किया साझा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। विपक्षी दलों ने किया चुनाव का बहिष्कार। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की भारत बांग्लादेश संबंधों की सराहना। खेल की खबरों में मुंबई में आज खेले जाने वाले दूसरे महिला T20 मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। पहला मुकाबला जीत चुकी टीम इंडिया की सीरीज अपने नाम करने की होगी कोशिश। और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर पार्टी मुख्यालय में बैठक की अध्यक्षता करने से पहले जेपी नड्डा जम्मू के मध्य में ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में आगामी द्विवार्षिक चुनावों में सिक्किम की एक सीट के लिए दोरजी शेरिंग लेप्चा को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने दोरजी शेरिंग लेप्चा को उम्मीदवार बनाने की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और इस कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में एक अहम बैठक की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उज्जैन के श्री महाकाल महालोक के नीलकंठ वन परिसर में देश के पहले प्रसादम का लोकार्पण करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 218 करोड़ 76 लाख रुपए लागत की स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में MBBS की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 साल के दौरान MBBS सीटें बढ़कर 1,08,000 के पार हो गई हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की है। वायुसेना ने यहां पर रात के समय कारगिल एयर स्ट्रिप पर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान को लैंड करवाया है। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है और इस वीडियो के जरिए जानकारी दी है। आइए ये वीडियो आपको दिखाते हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के कटक के धबलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार जारी है, जहां मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा कि 8 से 9 जनवरी को पश्चिम विक्षोभ के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है और कम विजिबिलिटी की वजह से रेल सेवा के आवागमन पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। शीतलहर को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सड़क किनारे सो रहे लोगों को कंबल बांटे। कंबल बांटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी अधिकारियों से ठंड में संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों की मदद करने का भी आग्रह किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रैन बसेरों का निरीक्षण किया और कंबल वितरित किए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाए जाएं, लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को उसकी निगरानी के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और वहीं बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की करें तो शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से ठिठुरन भी बनी हुई है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने रैन बसेरों का भी आश्रय लिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने ट्वीट किया कि ठंड के कारण नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। उधर जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के कारण श्रीनगर में शीतलहर जारी है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। तो अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर मार्ग की तैयारी, मंदिर मार्ग पर लगे गेट, श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई कैनोपी आदि का जायजा लिया गया। यहाँ की तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण पर है। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप, वर्षा, इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है। यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफसी को जाएगा तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा है, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगले 1 सप्ताह में यहाँ से श्रद्धालु जो भी आएगा उसको जाने में पूरी सुविधा होगी। यह अवश्य है कि कुछ काम उस समय भी चल रहा होगा, लेकिन उस कार्य को हम लोग रात्रि में करेंगे और दिन में हम लोग श्रद्धालुओं की जो सुविधा है उसका ध्यान रखेंगे। तो अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देशवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और समारोह से पहले राम पथ पर बस स्टॉप का भी सौंदर्यीकरण इन दिनों किया जा रहा है। तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर चल रही है और वहीं रामलला के विग्रह को 1008 छिद्रों वाले कलश से स्नान भी कराया जाएगा। इस कलश को बनाया है वाराणसी के लालू कसेरा ने। लालू कसेरा से डीडी न्यूज ने खास बातचीत किया, आपको सुनाते हैं।
काशी का काशीपुरा और ये हैं लालू कसेरा, अपने काम में तल्लीन हैं, भगवान राम का काम कर रहे हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, उसी की तैयारी में ये भी लगे हुए हैं जो इनसे हो सकता है। क्या क्या काम आप कर रहे हैं जो राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के लिए? हमारा नाम लालू कसेरा है। हम रामलला जी के लिए झारी और तष्टा अर्घी बना रहे हैं वाइट मेटल में, जर्मन सिल्वर जिसको बोलते हैं। तो उसकी क्या खासियत है, किस चीज़ का बनाया? तो 1008 छेदा करवाए हुए हैं। इसमें कुछ होगा गुरुजी का, ये तो हमें नहीं मालूम है, ये तो गुरुजन जानेंगे। तो ये कौन से गुरुजी ने आपको ये बनाने के लिए दिया है? ये लक्ष्मीकांत दीक्षित जी और श्री गजानंद जी, इन्होंने हमें ऑर्डर किया है। लक्ष्मीकांत दीक्षित जी वही गुरु हैं जो जाकर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे काशी से पहुंचकर। उन्होंने ही इनको ये दिया है काम करने के लिए, जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में क्या बताएं, अर्घी और तष्टा और झारी। इनकी पत्नी हैं सुमन जी। सुमन जी भी इस काम में लगी हुई हैं। सुमन जी, आप बताएंगे कि ये जो काम आप कर रही हैं ये कैसा महसूस हो रहा है? करने के लिए उसको करके हम लोगों को बहुत खुशी मिल रही है। क्या लिखा उसमें? उसमें लिखे हैं श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या सन्मत 2080। ये इसमें इन्होंने लिखा है, जो अर्घा कलसी बता रहे हैं लालू जी, उसको इन्होंने उसमें अंकित किया है जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके बारे में, और अयोध्या के बारे में जानकारी दी है। दोनों ही दंपत्ति लालू और सुमन जी इस राम काज को कर रहे हैं काशी में, और काशी के काशीपुरा में। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और वहीं श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के सफल आयोजन के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी कार्य सेवा दे रहे हैं। मंदिर निर्माण से लेकर पूजा पाठ के इंतजाम तक हर काम श्री राम की सेवा करने जैसा है, और इसमें शामिल हर एक व्यक्ति की आत्मा को शाश्वत आनंद भी मिल रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार के निर्माण कार्य के सुपरवाइजर राकेश ने कहा कि भगवान राम के लिए काम करने से सुख मिलता है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। इधर आके ऐसा लग रहा है कि क्या बताएं, कहाँ आ गए अपन। भगवान के रोजाना दर्शन हो रहे हैं, और उन्हीं के लिए अभी श्रद्धालुओं के लिए मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से एंट्री होके आगे जाएंगे मेन गेट पे। उधर नहा धो के स्नान करके अपना जो भी मोबाइल वगैरह अदरवाइज जो भी सामान है लॉकर में रख के वहाँ आराम से अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। बहुत कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है कि इधर आके कुछ जाने का मन ही नहीं कर रहा है, और काम करते हैं ना कोई थकान है, सब कुछ एकदम नंबर 1। बहुत मजा आ रहा है। जय श्री राम। और चलिए अयोध्या की खबरों के बाद अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा पहुंची, जहां सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने जीवन में आई आसानी की कहानी साझा की। वहीं कार्यक्रम में शामिल लोगों ने देश को विकसित बनाने की शपथ भी ली। उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में शुक्रवार को दुखरण नाथ मंदिर और चौक बाजार में प्रचार वाहन से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और जागरूक किया गया। जिले के गांव में 10 प्रचार वाहनों के जरिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। प्रचार वाहन से केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित नगरवासियों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना। कार्यक्रम में आए लोगों को सरकारी योजनाओं से संबंधित बुकलेट और कैलेंडर का वितरण किया गया। इसमें पूरे भारत में जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से वो पूरी बातें सबके सामने लाई गई हैं। इसके साथ साथ कैलेंडर्स भी हैं और छोटे छोटे किताबें दी जा रही हैं, बुकलेट दी जा रही हैं कि लोग जान सकें कि क्या क्या लाभ उठाया जा सकता है, और उन लाभों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ही ये सब व्यवस्था किया गया है।
कि अगर हम उनको पिक्चराइज माध्यम से दिखा देंगे तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा कौन सी योजना हमारे लिए मुफीद है और उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ का जिक्र किया और साथ ही इन योजनाओं से अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी साझा की। हमें कॉलोनी भी मिला, आयुष्मान कार्ड भी मिला है, राशन भी मिल रहा है, बच्चे की पढ़ाई भी मिली थी। हाँ, सारे व्यवस्था हमें मिल रहा है, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। अब हमको एक राशन कार्ड मिल रहा है और मैंने राशन मिल रहा है और उसके बाद में ये किसान निधि मिल रहा है। अब ऐसे खर्चा चल जाता है, जैसे कोई बीमारी आती है, कोई परेशान हो जाता है, कपड़े लत्ते की जरूरत होती है तो काम खर्चा चलता है। आयुष्मान कार्ड मिली है। हाँ, फिर वही से हम आँख खोला है, दोनों आँख ऑपरेशन कराया। सरकार को धन्यवाद बोलते हैं। ये सरकार की ये जो गैस वाली सुविधा ये मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, बराबर राशन मिल रहा है और जो सरकार की सारी सुविधाएं हैं वो हमको उपलब्ध हो रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के विकास की अनवरत यात्रा को साल 2047 तक मुकाम पर पहुंचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झारखंड में कोडरमा के झुमरी और कर्मा पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। मोदी की गारंटी की गाड़ी कोडरमा के झुमरी और कर्मा पंचायत पहुंची तो लोगों ने उत्साहपूर्वक इसका स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीरा यादव शामिल हुई। मौके पर विधायक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। संकल्प यात्रा नहीं है, यहाँ हर पंचायत में लोगों का इतना ज्यादा उत्साह है और हमें लगता है कि विशेषकर महिलाओं का उत्साह काफी ज्यादा है, क्योंकि जितना स्कीम सेंट्रल के द्वारा चल रहा है उसका फायदा लोगों ने ले रखा है और जो नहीं हो पाया उसको भी लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान लोगों को एलईडी वैन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद लाभुकों के बीच लाखों रुपयों की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया और कई लोगों को आयुष्मान भारत, उज्ज्वला समेत अन्य सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों ने अपनी कहानी, अपनी जुबानी पेश की। ये बहुत अच्छा से करेंगे सर और इसको अच्छा से चलाना है और इस कर्ज को अदा करना है हम लोग। उसमें बहुत अच्छा हुआ कि तुरंत मैं भरा और 10 दिन के अंदर मेरा अकाउंट में पैसा आ गया। कमाने खाने लायक हो जाएगा, 15 से 20 हज़ार रुपया मुझे इनकम हो जाएगा पर मंथ। कोडरमा प्रखंड के झुमरी और कर्मा पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया और वंचित लोगों को आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ा गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को चिकित्सकीय सलाह के साथ मुफ्त दवाइयां भी दी गई। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ देश के अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र की तमाम योजनाओं को लेकर पहुंच रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का ये रथ छत्तीसगढ़ के रीवा पंचायत में पहुंचा, जहां गांव के लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का रथ छत्तीसगढ़ के रीवा पंचायत में पहुंचा, जहां गांव के लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ की पूजा पाठ हिंदू रीति रिवाज के साथ की। रथ के पास बड़ी संख्या में लोग केंद्र की योजना का लाभ उठाने के लिए पहुंचे। गांव के लोगों ने बताया कि मोदी की गारंटी के रथ का इंतजार वे पिछले कई दिनों से कर रहे थे। गांव के लोग कह रहे हैं कि हमें केंद्र की योजना का लाभ मिल रहा है। गांव की महिलाएं भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से काफी खुश हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश और विकसित भारत के संकल्प का वीडियो और चलचित्र का प्रसारण किया गया। केंद्र सरकार की योजना का लाभ घर घर पहुंचाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की सभी जनोपयोगी योजनाओं के शिविर लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात गुजरात की करते हैं, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आगाज हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। बाहरी एंड देन बेलारूस, रंग बिरंगी बल्गेरिया,
કંબોડિયા. સંસ્કૃતિનું આ મિલન છે. આજથી લઈને 13મી તારીખ સુધી અમદાવાદના આ આકાશમાં એમના અદ્ભુત પતંગો ઉડાડશે. और वहीं अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के लिए प्रतिभागी भगवान राम की छवि वाली पतंगे लेकर आए, जिन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां बांग्लादेश में 12वें संसदीय चुनावों के लिए मतदान जारी है। मतदाता 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। 18 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 300 सांसदों और अगली सरकार के लिए चुनाव हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अपने मत का प्रयोग किया। सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर ये अपने गठबंधन के साझेदारों को उतार रही है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग 2009 से सत्ता में है। संसद की मुख्य विपक्षी पार्टी जातीय पार्टी जेपी इस चुनाव में 265 उम्मीदवारों को नामांकित किया है। हालांकि जातीय पार्टी के लगभग 26 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी वापस ले लिया है। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश संबंधों की सराहना की है। India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. और वहीं यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में 5 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। क्षेत्रीय गवर्नर वादिम फिलाश्किन ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि S-300 मिसाइलों ने